Hello everyone, good morning. Welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the JSSC JE General Engineering lecture number 4, that is the Mechanical Engineering पार्ट सी कह सकते हो आप इसको. थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है. एडवर्टाइज नंबर की बात करेंगे तो 06/2021 है. दिस इज कॉमन फॉर द सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो यहां पे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट इज द साइकिल. साइकिल नहीं, साइकिल हमने प्रीवियस लेक्चर पे किया था, पार्ट 3 पे. पार्ट 4 है हमारा, तो पार्ट 4 पे हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. ये जो आपको लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और जीरोथ लॉ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जीरोथ लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है. तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ तीनों को तीनों कवर करेंगे. और एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि यहां से लेके आपका यहां तक टॉपिक अभी कवर हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. गॉट इट. तो इसी तरीके से आपको हर एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो एक एक करके वन बाय वन हम कवर करते जाएंगे. आपको हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आया जा सकता है. ठीक है. जिन लोगों ने भी सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप. यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, पीवाईक्यू, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस, इंटरव्यू गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन. वीडियो लेक्चर्स आपको दो फॉर्मेट में होंगे. वन इज द स्पेशल क्लासेस, सेकंड इज द प्रीमियम कोर्सेज. स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री, प्रीमियम कोर्सेज हैविंग अ मिनिमम चार्जेस. Those who want to join crash course or course of the JSSC civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, you can get enroll with the Sacred Gurukul. Description box में सारे के सारे link available होंगे. You can enroll with the general engineering, general knowledge, civil engineering, mechanical, electrical as per your ट्रेड और स्ट्रीम कह सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें जीरोथ लॉ से शुरू करेंगे. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तीनों का तीनों लॉ कवर करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट हेडिंग इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, वो सारे के सारे. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कितने लॉ होते हैं. अगर आप बात करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो बेसिकली चार तरीके के लॉ हैं. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन आपको जो स्टडी करना है, आपको जो एग्जामिनेशंस के लिए जो देखना है, एग्जामिनेशन के लिए जो स्टडी करना है, वो सिर्फ और सिर्फ तीन ही पढ़ने हैं. सिलेबस में आपको डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. सो व्हाट डू यू मीन विद द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या है, सो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस. द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक छोटा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए कि द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि क्या हो जाएगा, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारे के सारे कह सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन व्हाट, इन थर्मल इक्विलिब्रियम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम. क्या होता है कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो दोबारा सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पे क्या होता है, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द फंडामेंटल व्हाट, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज like what, like energy, comma temperature and entropy. क्या हो जाएगा, एंट्रोपी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, सारे के सारे चीजें डिस्कस कर रखा है. जिन लोगों ने नहीं पढ़ा प्लीज जाके पिछला लेसन जाके देख लीजिएगा. ठीक है. इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल इक्विलिब्रियम, तो the law of thermodynamics define the fundamental physical quantity like energy, temperature, entropy of a thermodynamic system of
थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, गॉट इट। लास्ट क्लास में बताया था आपको कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तीन तरह के इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, तीनों का तीनों आपको डिटेल्स में समझाया था। सो ये चीजें हैं। सो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ कितने तरीके के, तो वी हैव डिफाइंड इन द 4। द फर्स्ट इज द जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट इज द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उसके बाद जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ के बाद आपको सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आएगा। बट आपके पेपर में जो पढ़ना है दैट इज द जीरोथ लॉ, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी है तो दिस इज द VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है जीरोथ लॉ। तो आपके सामने ये पूछा जाए कि जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो द zeroth law of thermodynamics state that if two bodies are individually in equilibrium with a separate third body, कहने का मतलब है कि दो बॉडी, एक सिंपल सा समझाता हूं आपको कि अगर कोई एक कमरा है, उस कमरे में तीन अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल्ड, जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100, तो तीनों की कोई 60 डिग्री पे है, कोई 70 पे है, कोई 40 पे है या कोई और तो जब तक कि तीनों बॉडी आपस में एक सिंगल टेम्परेचर पे ना आ जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, गॉट इट। तो वही चीज क्या रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, कि द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट इफ टू बॉडी आर इंडिविजुअली इन इक्विलिब्रियम with a separate third body, then the first two bodies are also in thermal equilibrium with each other, यानी कि तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो कॉमन होगा, वो बराबर होगा। तो वही आपको जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कहता है। या फिर ये भी लिखने का तरीका एक और है कि द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ओरिजिनेट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। जो टेम्परेचर का जो कंसेप्ट की बात करते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ओरिजिनेट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। या फिर समझिए चीजों को, बेसिकली पहले समझा रहा हूं, लिखना तो 2 लाइन का काम है, लेकिन चीजों को समझिए। अगर दो बॉडी गर्म होता है और उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर अलग है तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तब तक एक्सचेंज होता रहेगा, तब तक एक्सचेंज होता है जब तक कि वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो एक ये भी तरीका है लिखने का। तो तीन अलग अलग कंडीशन से तीन अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में हम किस तरीके चीजों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लिया कि कोई एक बॉडी है, एक बॉडी ए है, इसमें हमने वाटर ले लिया। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री से। तो इसको हमने ए लिया, ठीक है। एक बॉडी ये है, इसको हमने बी ले लिया, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सी। ऑब्वियस सी बात है, हम पानी की बात कर रहे हैं। तीसरा हमने ये ले लिया, इसमें भी पानी ले लिया हमने, इसका भी कितना है, 100 डिग्री सी है, ठीक है। तो ये आपको बी है, ये आपका सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी से कोई भी लिख लीजिए। तो एक ए है, एक बी है, एक सी है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ए इज 70 डिग्री सी, the temperature of the body B is the 50 degree C and this is the 60 degree C. So अब इन तीनों को इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अगर लाया जाए तो 70 डिग्री से यहां पे आएगा,
ठीक है, 70 से 50 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये 60 में ये दोनों को एक्सचेंज करेगा, कुछ इधर आएगा। तो यही चीज कह रहा है कि ये आपको 100 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो एट द एंड तीनों का जो टेम्परेचर जो होगा वो इक्विवेलेंट टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे कि मान लिया कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 और ये भी 60, जब तक कि ये तीनों 60 डिग्री के बराबर ना हो जाए, जब तक ये तीनों बराबर ना हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जिसमें से क्या होता है कि हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस और नॉट। तो यहां पे सिर्फ हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग हीट ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेसेस। गॉट इट। अब इसका मेजरमेंट आप थर्मोमीटर से कर लो। जो थर्मोमीटर में आपको पता है HG लगा होता है, मरकरी लगा होता है किसी भी ग्लास ट्यूब में। और ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, अगर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट इज बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो कहलाता है जिसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। गॉट इट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट क्लास। स्टार्टिंग वाले चैप्टर पे ही बताया था कि सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और काफी बार पूछा गया सवाल है, काफी बार, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल यह था आपका यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं आगे का कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द बेसिक टर्म। और स्टेटमेंट के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप लिखते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर है नहीं, ये बताइए। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट क्या कहलाता है हमारा वो भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे आते हैं पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर स्टेटमेंट ही बेटर है, पहले लिख लेता हूँ स्टेटमेंट को। जैसे कि जो आपको स्टेटमेंट बता रहा था ना थोड़ी देर पहले कि जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के केस में क्या अलग अलग तरीके से कैसे लिखिएगा, सो देखिए कि द जीरोथ लॉ कैसे आ सकता है पेपर में, लिखिएगा नहीं, कैसा पेपर में आ सकता है। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट thermodynamics state that what, state that if two body, if two bodies are individually in equilibrium, two bodies are individually equilibrium, in equilibrium with a separate third body, separate third body, got it, separate third body, then the first two bodies, then the first two bodies will be what, two bodies are also in thermal equilibrium, also in thermal equilibrium with each other, with each other। तो ये आपका कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी चीज के ले सकते हैं कि दो कप है, जैसे कि A और B C, इस तरीके से कप ले लीजिए, तीसरा बॉडी ले, तो आपको तरीका समझाने का कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरीके से आप ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये तो एक छोटा सा स्टेटमेंट था, एक सिंपल सा तरीका था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ टू एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या कहता है कि इसी को और लिखते हैं, एक और लाइन लिखिए यहां पे कि द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर
द concept of temperature originate from the concept of thermal equilibrium. Concept of the thermal equilibrium. The concept of temperature originate from the concept of what? Thermal equilibrium. Got it? Thermal equilibrium, which is also called zeroth law of the thermodynamics. Got it? क्लियर हो गया? एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा zeroth law of the thermodynamics. पहला, इसी को और हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? एक तरीका और है इसका लिखने का, वो तीसरा तरीका भी लिख देता हूं यहां पे. इफ टू सिस्टम ऑफ डिफरेंट हॉटनेस, ये भी तरीका है पूछने का कि इफ टू सिस्टम ऑफ डिफरेंट हॉटनेस are brought into contact, they exchange certain energy. They exchange क्या? शॉर्टन एनर्जी. अभी आपको चीजें समझाया था. ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर. क्लियर हो गया होगा? डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर. कब तक मतलब टेम्परेचर को, एनर्जी को एक्सचेंज करते रहेंगे तब तक, टिल द टेम्परेचर ऑफ these bodies becomes equal. तो ये आपको सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दोनों के दोनों चीजें क्लियर हो गए कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहला रहा है एंड हाउ टू एनालाइज और हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज द फर्स्ट zeroth law of the thermodynamics. Now the second law is the first law of thermodynamics. तो सेकेंड लॉ क्या कहला रहा है आपका? जो दूसरा वाला लॉ हो गया ये कहलाता फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. गॉट इट? इसमें क्या कहलाता है? ये भी काफी सिंपल है, समझिए चीजों को. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो कहलाता है कि दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है? तो इसमें क्या कहता है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एकदम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दे कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फिर दे कैन बी चेंज फॉर्म इनटू वन टू अनदर. यही चीज होता है. तो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहलाता है. किसके बेसिस पे चलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बेसिस पे कहता है. इसके बाद इसका दूसरा तरीका और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी लिखने का, कि अगर आप चाहो तो और भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो कि मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है, इसका कभी एंड नहीं हो सकता. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा. पहले एग्जांपल समझिए उसके बाद लिखिएगा. जैसे कि मान लिया कि एक ग्राउंड लेवल है, यहां से कोई m मास को हमने ऊपर फेंका, तो जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी. क्या है इसमें? काइनेटिक एनर्जी. जब यहां पे ये ऊपर गया, जब यहां पे जहां पे स्टॉप होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी. यहां पे जो m मास है वो m मास रहेगा, यही मास m मास. उसके बाद ये m मास नीचे भी तो आएगा. तो जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगा, एनर्जी डिसिपिएट होगा. तो अगेन ये आपको m मास आया, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी.
और ये आपको m मास है। तो वही कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो सेम कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो डी की अगर हम बात करें, डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस आई ई इंटरनल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच, इंटरनल एनर्जी क्या लेते हैं हम, यू लेते हैं। तो वही चीजें हैं कि अब यहाँ पे ये कंडीशन आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किसी भी हीट एनर्जी की बात करते हैं, या फिर अगर इसका साइक्लिक कंडीशन देखें, तो आपने ये कंडीशंस पढ़ा होगा कि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन, यानी कि ये ग्राफ पे सीधा सीधा सेटिस्फाई करता है कि अगर ये होता है। अभी मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूँ, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो हीट क्या जनरेट होगा, तो अगर वर्क होगा इससे और वर्क से फिर हीट जनरेट, मतलब ये चीज़ें एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं कि दिस इज बेस्ड ऑन द क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चीजें समझ में आ कि जैसे मान लिया कि फर्स्ट से सेकंड आया, फिर सेकंड से फर्स्ट आया, फिर सेकंड से फर्स्ट आया, फिर सेकंड, तो ये क्या कहला रहा है, ये कौन सा प्रोसेस कहला रहा है, ये प्रोसेस का नाम क्या है, दिस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द विथ साइक्लिक प्रोसेस, विथ साइक्लिक प्रोसेस। ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस। 1 से 2 आया, फिर 2 से 1 आया, फिर 1 से 2, फिर 2 से 1। तो ये आपको साइक्लिक प्रोसेस करा रहा है, किसके बेसिस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है। इधर भी चीजें आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ और चीजें डिपेंड होता है कि क्या ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या जो एनर्जी की बात करें, D इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की बात करते हैं अगर हम, कि टोटल हीट माइनस टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें, तो टोटल, जैसे कि मान लें कि कोई एक बॉडी है, पिस्टन मूवमेंट ही है, तो अंदर में अगर हीट जनरेट होता है तो उसमें फिर रैंडमनेस जनरेट होता है। अगर एक्सटर्नल हीट बाहर से हम जनरेट करते हैं तो वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे जब आप कार्नोट साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, जब साइकिल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आए कि वहाँ पे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑन दैट टाइम। तो अभी के लिए अब इतना कि अगर हम कोई डी क्यू अमाउंट का हीट सप्लाई करते हैं, क्या होता है, अगर हम कोई डी क्यू अमाउंट का हीट सप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम में, तो इट मे बी इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, इट मे बी इंक्रीज ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी, क्या हो जाएगा, डी यू, ओके, while the remaining part may be used by the external work done, that is called the dw। जो जैसे मान लें कि कुछ आपने हीट सप्लाई किया, ठीक है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो जब हीट सप्लाई करोगे तो कुछ जो पोर्शन है हीट का वो इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा, कुछ जो पोर्शन है आपको वर्क डन के लिए यूज हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है, जो डी क्यू अगर आपने सप्लाई किया तो कुछ इंटरनल एनर्जी में, कुछ वर्क डन में, तो यूटिलाइज तो दोनों जगह। तो वही चीज आपको पहला स्टेटमेंट यही बताया जा रहा था कि जो हीट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेसिस पे क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की हीट मतलब सॉरी एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइए लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कि based on law of conservation of energy, law of conservation of energy, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but what, but it can be changed,
but it can be changed, from one form to another. तो ये आपका सेकेंड पॉइंट कहलाता है, मतलब सेकेंड पॉइंट हो गया इसका। थर्ड पॉइंट आपको स्टेटमेंट, क्योंकि एज ए इंजीनियर आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, डी क्यू डी वाई डी यू डी डब्ल्यू सारे के सारे। तो इफ डी क्यू amount of heat is supplied, if dq amount of heat is supplied to a system, then what system, a part of it may increase, its internal energy। यही समझाया था आपको, its internal energy by an amount of du, got it। but while, या फिर कॉमा देके लिखिए, while the remaining part क्या हो जाएगा, may be used as external work क्या हो जाएगा, दैट इज द DW, एक्सटर्नल वर्क DW, वर्क डन कर लीजिए ज्यादा बेटर है, एक्सटर्नल वर्क डन DW बाय द सिस्टम। तो तीन टर्म्स आपको दिखे, एक DU दिखा, एक DQ, मतलब DQ अमाउंट ऑफ हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो दे कैन बी यूज बाय द DU एंड DW। DU आपको इंटरनल एनर्जी हो गया, DW आपका वर्क डन हो गया। तो एनर्जी साफ साफ ऊपरला स्टेटमेंट, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इन कैन बी चेंज इन द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद सेकेंडरी आप सेकेंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि हीट की अगर हम बात करें कि व्हेन वी विल सप्लाई अ हीट टू अ सिस्टम, तो हीट supplied to a system used to perform external work and increase level of internal energy, got it। एक एक चीज क्लियर हो गया, एनर्जी। सो एज पर द लॉ क्या हो जाएगा, एज पर द लॉ जैसे कि लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि dq बराबर क्या होता है बच्चा, dq इक्वल्स टू क्या होता है, du प्लस dw। तो dw क्या हो जाएगा, p इंटू डेल्टा वी। तो जब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि dq इज इक्वल्स टू du plus p times of the dv। so this is all about the first law of the thermodynamics, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि एग्जांपल क्या होता है, तो एग्जांपल के फॉर्म में क्या हो सकता है, देखिए कि प्लांट कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर से क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि प्लांट जो है कन्वर्ट कर रहा है क्या, रेडिएंट एनर्जी कहाँ पे, किस में, केमिकल एनर्जी में। रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, सनलाइट लिख लीजिए, टू केमिकल एनर्जी थ्रू व्हाट,
chemical energy through the photosynthesis and we eat the plant and convert the chemical energy into the kinetic energy। और इस केमिकल एनर्जी को हम खाते हैं उसको क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट। तो वी ईट द प्लांट एंड कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी का यूज कहाँ से करते हैं? ब्रीदिंग के लिए यूज कर लिया, वॉक के लिए यूज कर लिया, स्विमिंग के लिए यूज कर, मतलब कोई भी वॉक कर रहे हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए भी आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो तो उसके लिए भी यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें कि जो आप वर्क कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज हो रहा है, कोई ना कोई नहीं है, तो वही चीज लिखा हुआ। तो दैट इज द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। तो इस तरीके से लेके प्लांट कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू द केमिकल एनर्जी थ्रू द photosynthesis and we can eat those plant and convert the chemical energy into kinetic energy, and that kinetic energy we will use for the walking, breathing, exercise, playing games, etc, etc. So this is the very best example you can understand for the first law of the thermodynamics। बताइए। तो दिस इज द क्लियर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में होते हैं। एक आपका आता है क्लासियस स्टेटमेंट। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहलाता है, और दूसरा आता है कैल्विन स्टेटमेंट। तो क्लासियस क्या कहलाते हैं और कैल्विन ने क्या कहा था, दो छोटे देखो। द सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दीज टू पॉइंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड लिखिए आप सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट सेकेंड लॉ स्टेट्स? सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर आपसे बात पूछा जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स या कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है एंड यू हैव टू सेलेक्ट कि विच लॉ इज फॉलो, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, कौन सा लॉ। जब तक कि आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, जब तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा क्या कहलाता, तब तक आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। सो जस्ट नो वेरी वेल इन डिफरेंट वे कि अलग अलग तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट the entropy in a isolated system, we have already discussed the word entropy, we have already discussed the word isolated system। तो entropy in a isolated system will always increase। got it? entropy in a isolated system will always increase। got it? तो ये पहला टर्म्स होता है कि इट मीन्स व्हाट इट स्टेट्स दैट कि मैक्सिमम with respect to what? With respect to the thermal equilibrium, with respect to the thermal equilibrium। तो ये आपको कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो यूनिवर्स में अगर हम बात करें एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ओनली इंक्रीज एंड दैट नेवर डिक्रीज। गॉट इट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि एंट्रोपी ऑफ ए यूनिवर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज और नो चेंजेस और नन ऑफ दिस। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज एंड दैट इज नेवर डिक्रीज। ठीक है। सो आइए सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स state that the entropy is an isolated system। entropy is an isolated system। कल ही वाले क्लास में बताया था कि एंट्रोपी क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक एक चीज दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एंट्रोपी इन द आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज।
will always increase. Towards the thermal equilibrium, towards the thermal equilibrium. अब ये मत पूछना कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि ये भी चीजें डिस्कस किया हुआ है. टुवर्ड्स द थर्मल इक्विलिब्रियम, ये चीजें हो गया. सो इट स्टेट दैट द मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया. इसी में एक लाइन और छोटू सा लिख लीजिए आप कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ entropy of the universe only increase and never decrease, never decrease. Got it? So this is the two important point with respect to the second law of the thermodynamics. तो सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम दो अलग अलग टर्म लिखेंगे. पहला आपका आता है क्लास स्टेटमेंट. तो क्लास स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लिख लीजिए ध्यान से इसको. फर्स्ट इज द क्लासियस क्लासिस स्टेटमेंट. काफी सिंपल स्टेटमेंट से समझा दूंगा क्या कहलाता है. तो क्लास स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हीट या फिर कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एनी हेल्प ऑफ. स्टेटमेंट ऐड करना जरूरी है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी. बिना एक्सटर्नल एनर्जी के हेल्प के कोई भी ऐसा मशीन नहीं बनाया जा सकता है जो ठंडे बॉडी को, मतलब ठंडे से गर्म किया जा सकता है. गॉट इट? तो हॉट से कोल्ड हो जाएगा बट कोल्ड से हॉट नहीं होगा. तो क्लास स्टेटमेंट यही कहलाता है कि इट इज, लिख लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल. अब इसका एग्जाम्पल लास्ट में बताते हैं. इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन which can what? Which can transfer heat from cold to hot body without the help of what? Without the help of external energy. So that is the first statement is the class statement and I hope so कि this thing are clear कि पहला statement आपको कहा था. एक एक पॉइंट, एक एक टर्म्स क्लियर हो गया, एक एक लाइन कि क्लासियस ने कहा था. अब कैल्विन स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कैल्विन ने तो भी तो कुछ कहा होगा. हाँ बिल्कुल कहा है कैल्विन ने. तो इट इज इम्पॉसिबल, सेकेंड स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट क्लियर है तो सेकेंड स्टेटमेंट लिखिए, इसको लिखिए बी. कैल्विन ने क्या कहा था? कैल्विन स्टेटमेंट. कैल्विन ने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यूअसली ड्राइव द वर्क बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम ए बॉडी एंड कूल इट बिलो द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे नीचे नहीं लाया जा सकता है. तो ये भी लिख लीजिए. इट इज, दोनों ने अलग अलग दिया है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है. जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो मैक्सिमम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा जाएगा. कंटिन्यूअसली डिराइव वर्क बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट from a body and cool it. कहां तक, कब तक? cool it below the lowest temperature of surrounding और atmospheric कर सकते हो, एक ही चीज है. the
लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। एक एक चीज, एक एक टर्म्स क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, कैल्विन स्टेटमेंट क्या कहलाता है, क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहता है। तो अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें कि जैसे मान लिया कि वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन ऑन ए सिस्टम क्या हो जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज रिप्लाई। वर्क डन बाय ए सिस्टम, अगर बाय ए सिस्टम इज पॉजिटिव है तो ऑन ए सिस्टम क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, दिस इज द साइन कन्वेंशन कि हीट गेन बाय ए सिस्टम इज पॉजिटिव, तो हीट लॉस क्या हो जाएगा जी, एज पॉजिटिव, while decrease of internal energy will be what, negative। तो इट्स वेरी सिंपल, साइन कन्वेंशंस की बात करते हो साइन, तो एक समझ लीजिए, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में पहला क्या आता है आपको, फर्स्ट वन द वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन बाय ए सिस्टम, सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, तो while work done on a system is what, is taken as negative। हीट गेन में क्या हो जाएगा, दूसरा हीट गेन पॉजिटिव और हीट लॉस नेगेटिव, तो सिंपल है। तीसरा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की बात करेंगे कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज ऑल कन्वेंशन फॉर कह सकते हो आपकी हीट एनर्जी लॉस में क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी जब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके आप साइन कन्वेंशंस को डिफाइन कर सकते हो। तो क्लासियस स्टेटमेंट और कैल्विन स्टेटमेंट, ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए, क्लासियस क्या कहलाता है और कैल्विन क्या कहलाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म और आता है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन, हाउ टू एक्सप्लेन द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। बाकी तो आपको फर्स्ट लॉ क्लियर है, जीरोथ लॉ से क्लियर हो गया, सेकंड लॉ क्लियर हो गया, थर्ड लॉ देखो आपके पेपर में थर्ड लॉ पढ़ना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा जान लें। जैसे कि मान लें कि क्लासियस स्टेटमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल ए और बी का दे देता हूं, जान ही लीजिए इसके लिए भी कि एग्जाम्पल ऑफ ए, एग्जाम्पल ऑफ ए मतलब क्लासियस स्टेटमेंट कि कोई एक हॉट बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। तो यहां पे क्या कहला रहा है कि हॉट बॉडी या आपको कोल्ड बॉडी, तो क्या कहला रहा है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी नहीं हो सकता है, मतलब कोल्ड से हॉट नहीं जा सकता है जब तक कि हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाते हैं। तो क्या हमने बाहर से किसी तरीके का काम करोगे तो यहाँ पे या तो आर लगाइए या पी लगाइए, कुछ भी ना कुछ भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको डिवाइस लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको एक हॉट बॉडी है, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, यही स्टेटमेंट कहा ना कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी ले जाने के लिए एक्सटर्नल एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी का हेल्प चाहिए। तो वही लिखा हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी का हेल्प चाहिए, चाहे वो कोई भी एनर्जी लगाइए, तो ये तभी हमारा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, क्लासियस, क्लासेस। अब दूसरा वाला क्या कहता है, एग्जाम्पल ऑफ बी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द कैल्विन, एग्जाम्पल ऑफ बी। तो कैल्विन क्या कहता है कि जैसे मान लिया कि तीन बॉडी की बात करते हैं, भाई छोटे छोटे हम देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, गॉट इट। तो यहां से हम Q
1 लगाते हैं अगर हम इसको बात करते हैं कि जैसे कि हाई टेम्परेचर है, ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। ये आपका कोई इंजन है और इस पे जो ऑब्वियस सी बात है कि बी ऑब्वियसली कि वर्क डन तो होगा ही यहाँ पे सिंक हो गया, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/X, जो भी टर्म्स आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो देखो वेरी सिंपल, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अगर हमें नीचे लाना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो कि Q इक्वल्स टू W, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे वहां पे क्या पढ़े थे, Q बराबर W एज पर द फर्स्ट लॉ, यही पढ़े थे ना। तो उसके नीचे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा एक्सटर्नली, तो वही चीज है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर है या एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, उससे नीचे लाने के हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग, सो आई होप सो कि दिस थिंग आर क्लियर। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अब हम फर्स्ट जीरो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, द थर्ड वन यानी फोर्थ वन, सॉरी फोर्थ वन क्या कहलाता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये पढ़ना नहीं है आपको, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड के बारे में कोई नहीं पूछा गया, बट फिर भी अब डिटेल्स में नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक चीज जान लीजिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड द टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर अप्रोचेज द एब्सोल्यूट जीरो। तो ये आपको थर्ड लॉ कहता है। तो जैसे कि मान लिया कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात किया जाए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात किया कि द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट इज द परफेक्ट ऑर्डर की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर इज जीरो। सो कुछ ही जगहों पे वैलिड है, कुछ ही जगहों पे वैलिड है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसका एग्जांपल लिखते हैं कि थर्ड लॉ of thermodynamics third law of thermodynamics states that the entropy of a system approaches what, approaches a constant value as the temperature को इस तरीके से लिख देता हूं, temperature approaches absolute zero। सो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या होता है, द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल बी व्हाट, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में अगर लिखा जाए तो दैट इज इन केस ऑफ द परफेक्ट ऑर्डर, दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर at absolute zero, at what order, at absolute zero, at what absolute zero। तो ये आपको टर्म्स हो जाएगा, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट जीरो की बात करता है, एब्सोल्यूट जीरो एंड द टेम्परेचर इज जीरो। तो ये चीज एब्सोल्यूट जीरो विथ टेम्परेचर जीरो लिख सकते हो। तो परफेक्टली क्रिस्टल की बात करें या फिर प्योर क्रिस्टल की बात करें या फिर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करें या प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सो अब ये सारी चीजें आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉ तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके बाद हम कुछ वैसे एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि देखो, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन, तो एग्जांपल्स इन डेली लाइफ के बारे में आप एक बार ध्यान रखिएगा क्या क्या है। सो thermodynamics
एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम्पल इन डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं, देखो जब आप किसी भी एसी वाले कमरे में बैठते हो, वेन एवर यू सीटिंग व्हीकल, द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एवरीवेयर, गॉट इट। एसी से चाहे बस, ट्रक, बाइक, जिससे भी ट्रैवल करें वहां पे थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रहा है। तो वेरी वेरी एग्जाम्पल, तो इसको लिख सकते हो कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन है एसी रूम हो गया, दूसरा हो गया ट्रैवलिंग बाय व्हीकल, चाहे आप प्लेन से ही क्यों ना जा रहे हो तो वहां भी थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रहा है। तो दिस इज द टर्म्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द, जैसे कि प्लेन, ट्रक, सीप इटसेट्रा इटसेट्रा, दे आर यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। देखो तीन मोड हैं हीट ट्रांसफर के, तीन मोड है हीट ट्रांसफर के। तो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कूलर। जो हीट ट्रांसफर का जो कंसेप्ट है, तो एक लाइन लिखिए यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको लिख लीजिए यहीं पे, नोट में देके लिख लीजिए, ज़्यादा सही है कि द हीट ट्रांसफर concepts are widely used in रेडिएटर, अभी आगे आएगा ये सारे के सारे टर्म्स, रेडिएटर, हीटर, कॉमा कूलर, जो डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हो। तो ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट में यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होगा, थर्मल पावर प्लांट में यूज होगा, ये सब जगह पे कहाँ कहाँ पे। तो एग्जांपल के तौर पे और भी चीज़ें लिखते जाइए, जैसे कि तीसरा के बाद चौथा लिखिए आपकी थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर पावर प्लांट भी लिख लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़े। मतलब दीज आर द डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें समझ में आ गया। ये जस्ट एक समरी आपको समझा रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स, इसका सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका सिस्टम क्या होता है, द इंपॉर्टेंट टर्म में द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, सारे के सारे चीज़ें आपको याद रखना है कि इंट्रॉपी क्या होता है, इंथाल्पी क्या होता है, ये सारे के सारे। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के बाद एसी रूम हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, रेडिएटर्स हो गया, हीट पंप हो गया, सब जगह पे क्या यूज हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो रहा है। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस टर्म्स, ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से तरीके में कौन सा लॉ यूज होता है, फर्स्ट लॉ कहाँ पे यूज हो रहा है, सेकेंड लॉ कहाँ पे यूज हो रहा है, थर्ड लॉ कहाँ पे यूज हो रहा है, ये सारे के सारे टर्म्स। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट, एक एक टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्लास और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे साइकिल के बारे में।